इस ई व्याख्यान को देखने और सुनने वाले सभी मित्रों का मेरा नमस्कार। इस ई व्याख्यान में हम निवेश फलन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो विनियोग सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और विनियोग और निवेश दोनों ही एक ही अर्थ में देखे जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट थ्योरी का एक महत्वपूर्ण अंग है निवेश फलन। हमने इससे पूर्व के व्याख्यानों में केन्स के रोजगार, आय और उत्पादन के सिद्धांत के बारे में विस्तार से जाना है। और केन्स का जो रोजगार, आय और उत्पादन का सिद्धांत है, वो प्रभावपूर्ण मांग के ऊपर निर्भर करता है। और प्रभावपूर्ण मांग अपने आप में दो बातों पर निर्भर करती है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन चूंकि अल्पकाल में वो स्थिर मानते हैं, लेकिन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को कुछ हद तक बढ़ाकर प्रभावी मांग को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा केन्स का मानना है। और केन्स आगे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को पुनः दो बातों पर निर्भर होना बताते हैं, एक है उपभोग और दूसरा है निवेश। उपभोग और उपभोग फलन के बारे में हमने इनसे पूर्व जो व्याख्यान है उनमें हमने विस्तार से समझा और जाना। ये जो व्याख्यान है ये निवेश फलन से संबंधित है और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को प्रभावित करने का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। और केन्स के संपूर्ण सिद्धांतों और केन्स के प्रभावी मांग के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण घटक निवेश है, विनियोग है। और इस निवेश फलन को हमने दो भागों में बांटकर रिकॉर्ड किया है। पहला भाग जो आज हम करने जा रहे हैं, निवेश क्या है, अर्थात विनियोग का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि निवेश या विनियोग कितने प्रकार का होता है, और ये जो प्रकार है उनमें से स्वायत्त विनियोग और प्रेरित विनियोग क्या है। उसके बाद हम इस ई व्याख्यान और दूसरे वाले ई व्याख्यान में जो इसका दूसरा पार्ट होगा उसमें हम निवेश फलन निवेश को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में भी जानेंगे, और स्वायत्त और प्रेरित निवेश की जो चित्र है किस प्रकार से इसके वक्र बनते हैं उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। केन्स के रोजगार सिद्धांत की प्रभावपूर्ण मांग को निर्धारित करने वाला उपभोग के अतिरिक्त दूसरा जो महत्वपूर्ण घटक है वह विनियोग है। और उपभोग प्रवृत्ति के स्थिर रहने के कारण विनियोग प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। और लेकिन विनियोग भी अपने आप में दो बातों पर निर्भर करता है, जिसके बारे में हम जब रोजगार और आय का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। एक पूरा चार्ट हमने बनाया था, उसका एक पार्ट है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पूर्व हम जाने कि विनियोग है क्या या विनियोग का अर्थ क्या होता है। तो जब हम विनियोग के अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो इन्वेस्टमेंट का अर्थ मोटे तौर पर इस तरह से लगाया जा सकता है। केन्स कहते हैं कि राष्ट्रीय आय के अध्ययन में विनियोग किसी निश्चित समय अवधि में कुल उत्पादन के उस भाग के रूप में देखा जाता है जिसमें नई पूंजी का निर्माण तथा पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन तथा व्यावसायिक अवशिष्ट माल की सूची में वृद्धि होती है। इस प्रकार विनियोग नई पूंजीगत वस्तुओं या पूंजीगत परिसंपत्तियों को क्रय करने के लिए एक निश्चित अवधि में किए गए व्यय का प्रवाह है। हम यूं कह सकते हैं, जब हम कभी बात करते हैं एक व्यक्तिगत निवेश की, तो कहते हैं कि आपने जो बचत की है उसको कहाँ पर लगाया है, तो कहते हैं कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है या इसमें इन्वेस्ट किया है। कोई कहता है मैंने स्थायी परिसंपत्तियों में किया है, अर्थात रियल एस्टेट में किया है, या फिर ज़मीन जायदाद या फिर भवन भूखंडों में किया है, या फिर कहते हैं कि नहीं मैंने तो लिक्विडिटी में किया है, या फिर शेयर लिक्विडिटी में यानी शेयर मार्केट या फिर शेयर बॉन्ड डिबेंचर्स और इसमें किया, या फिर कहते हैं फिक्स डिपॉजिट्स में किया है, या फिर एक सीधा निवेश होता है जिसको हम कह सकते हैं जैसे फैक्ट्री लगाना या फिर कोई फर्म स्थापित करना या बिजनेस या व्यवसाय आरंभ करना, उससे ही सामान्यतः हम निवेश समझ लेते हैं। लेकिन निवेश का जो अर्थशास्त्र में अर्थ है वो काफ़ी गहरा अर्थ है, काफ़ी वृहद और विस्तृत अर्थ है, जिसे हमने इस जो स्लाइड है इसमें लिखा हुआ है और इसको मैंने अभी आपके सामने रखा है। यानी पूंजीगत परिसंपत्तियों में वृद्धि।
ही असली में विनियोग कहलाता है। यानी कि साल भर में जो कुछ भी उत्पादन किया है, उस उत्पादन में जो कुछ हमने खर्च कर दिया उसे उपभोग कहते हैं, और जो पीछे रह गया उसे बचत कहते हैं। अवशेष के रूप में जो रह गया या जो पीछे शेष के रूप में रह गया वो बचत कहलाती है। और जितनी भी बचत होती है उसे निवेश कर लिया जाता है, ऐसा किंज मानते हैं। अर्थात वाई यानी कि कुल आय वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, और सी मतलब कंजप्शन और एस मतलब सेविंग, लेकिन एस इज इक्वल टू इन आई होता है। यानी कि यहाँ पे ये एस का मतलब सेविंग है, और सेविंग जितनी भी होती है वो निवेश कर दी जाती है। निवेश का मतलब यहाँ पे जितना भी बचत किया जाता है वह नई पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण में लगा दिया जाता है, और यही अर्थशास्त्र में असली में निवेश या विनियोग कहलाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं मैं आपको बताना चाहूँगा। किंज कहते हैं, सबसे पहले हम किंज की परिभाषा लेते हैं, और किंज कहते हैं कि विनियोग से हमारा अभिप्राय एक समयावधि के अंतर्गत उत्पादन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में होने वाली चालू वृद्धि है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी हमारे पास पहले से हैं उसमें हमने उस साल में वास्तव में कितनी पूंजीगत परिसंपत्तियों में, कितनी पूंजीगत असेट्स में, या कितनी पूंजीगत वस्तुओं के लिए हमने वस्तुओं को बनाने में और वस्तुओं को बनाकर संरक्षित करने में हमने जो जो कुछ भी वृद्धि की है वही वास्तविक विनियोग कहलाता है। प्रोफेसर जॉन रॉबिन्स कहते हैं, नया निर्माण कार्य या नया कारखाना लगाने से पूंजी में जो वृद्धि होती है वही विनियोग है। विनियोग और निवेश एक ही बात होती है, चाहे आप विनियोग कहें या फिर निवेश कहें, जिसे अंग्रेजी में हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। डुडले डिलर्ड कहते हैं, वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्तियों के वर्तमान स्टॉक में वृद्धि विनियोग है। एक बार फिर से मैं वापस बताता हूँ, डुडले डिलर्ड क्या कहते हैं, वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्तियों में पूरी संपत्तियों के वर्तमान स्टॉक में वृद्धि ही विनियोग है। जैसा कि अभी मैंने पहले कहा था कि जो कुछ भी हमारे पास में है, तो एक वर्ष की अवधि में जो कुछ हमने नया निर्माण किया है और उस निर्माण में से हमने जो उपभोग कर लिया वो तो हो गया, उसके जो पीछे बच गए और विशेषकर वो चीज़ें, वो वस्तुएं, वो परिसंपत्तियां जो पूंजीगत परिसंपत्तियों के रूप में हमारे पास में संरक्षित रहती है या स्टॉक में वृद्धि के रूप में प्राप्त होती है, वही वास्तविक विनियोग कहलाता है। ऐसा डुडले डिलर्ड भी कहते हैं और दूसरे अर्थशास्त्री भी कहते हैं। एक परिभाषा और है जो मैं आपको बताता हूँ। प्रोफेसर क्राउथर कहते हैं, आय का वह भाग जो पूंजीगत वस्तुओं पर निवेश पर व्यय किया जाता है वास्तव में विनियोग कहलाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, विनियोग हमारी जो वर्तमान पूंजी है उसमें एक विशेष अवधि में हुई वृद्धि ही उस विशेष अवधि के लिए विनियोग होता है। और अब हम चलते हैं उस चार्ट के ऊपर, उसके बाद में बात करेंगे कि विनियोग कितने प्रकार का होता है और आगे बढ़ेंगे। एक चार्ट है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये वही चार्ट है, ये उसी चार्ट का एक भाग है या एक अंश है, एक भाग जो हिस्सा है जिसका हमने केन्ज के रोजगार, आय और उत्पादन के सिद्धांत के अंतर्गत किया था। वह चार्ट पूरे सिद्धांत को समझाता है। केन्ज द्वारा 1930 की महान मंदी के बाद में जो पुस्तक लिखी गई थी, जो विचार व्यक्त किए गए थे, उस पुस्तक के अंतर्गत प्रकाशित हुए थे। उस पुस्तक का नाम था जनरल थ्योरी, जिसे हम विस्तृत में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी कहते हैं, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी और विशेष करके ये नए अर्थशास्त्र के रूप में देखी जाती है। और उसके बाद से अभी तक इस अर्थशास्त्र का, इन सिद्धांतों का बहुत महत्वपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था में स्थान रहा है। और उसी चार्ट का ये एक हिस्सा है जो विनियोग सिद्धांत से संबंधित है। केन्ज कहते हैं कि विनियोग अपने आप में दो बातों पर निर्भर करता है। एक है ब्याज की दर, जिसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, और दूसरा है पूंजी की सीमांत कुशलता या पूंजी की सीमांत क्षमता या पूंजी की सीमांत उत्पादकता, जिसे हम कहते हैं MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये दोनों बातें ये तय करती है कि विनियोग किस दिशा में जा रहा है या विनियोग की दिशा और दशा
कितनी होगी। पहला जो तत्व है विनियोग को प्रभावित करने वाला वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप में दो बातों पर निर्भर करता है। हमने इससे पूर्व एक सिद्धांत पढ़ा जिसे हम कीन्स का ब्याज का सिद्धांत कहते हैं। कीन्स ने अपने ब्याज के सिद्धांत को तरलता पसंद की सिद्धांत या तरलता अधिमान सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बाय कीन्स, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ब्याज की दर किन दो बातों से निर्धारित होती है। पुनः मैं वापस आपको यहाँ पे दोहरा देता हूँ कि ब्याज की दर दो बातों पर निर्भर करती है, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति, यानी कि द्रव्य की मांग और द्रव्य की पूर्ति। द्रव्य, धन, आय, मुद्रा एक ही बात हम यहाँ पे ले रहे हैं और मुद्रा का मतलब यहाँ पे मनी है, यानी कि द्रव्य जिसे हम कह सकते हैं। कहीं कहीं द्रव्य भी लिखा होता है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति ब्याज की दर को निर्धारित करते हैं। जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं या एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, वही बिंदु ब्याज की दर को निर्धारित करता है, जैसा कि वो अपने ब्याज के सिद्धांत में बताते हैं। और मुद्रा की मांग के लिए वो LP लिक्विडिटी प्रेफरेंस का एक वक्र बनाते हैं जो ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होता है और एक निम्नतम बिंदु के बाद में वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट टाइप हो जाता है जो लिक्विडिटी ट्रैप होती है, क्योंकि उससे नीचे दर पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी निवेशकर्ता अपनी पूंजी या अपनी मुद्रा निवेश नहीं करता, उधार देने के लिए तैयार नहीं होता है। और ये पूरा वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होता है। और दूसरा जो वक्र होता है वो होता है मुद्रा की पूर्ति का वक्र, जो कि मुद्रा की मात्रा को बताता है। SM के रूप में उसमें दिखाया गया था। SM मतलब सप्लाई ऑफ मनी। और जो अंतर है खास करके जो प्रतिष्ठित सिद्धांत और इसमें, वो ये था कि प्रतिष्ठित सिद्धांत मुद्रा की मांग और पूर्ति के बारे में कहते हैं कि मुद्रा की मांग तो निवेशकर्ताओं के द्वारा की जाती है, उत्पादनकर्ताओं के द्वारा की जाती है, कि मुद्रा की पूर्ति लोगों की बचतों के द्वारा, समाज की बचतों के द्वारा होती है। लेकिन कीन्स यहाँ पे मुद्रा की मांग को 3 उद्देश्यों से प्रभावित होना मानते हैं और ये कहते हैं कि व्यक्ति अपनी मुद्रा को इस कारण से तरल रूप में रखना चाहता है, तरल रूप में या नकद रूप में रखना चाहता है, लिक्विडिटी के रूप में रखना चाहता है और लिक्विडिटी प्रेफरेंस देना चाहता है, क्योंकि उसे मुद्रा के रूप में रखी गई राशि कभी भी उपयोग लेना में बहुत आसानी होती है। और उसके 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है सौदा उद्देश्य, यहाँ पे लिखा है, यानी कि ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा उद्देश्य सतर्कता उद्देश्य यानी प्रिकॉशनरी, और तीसरा उद्देश्य सट्टा उद्देश्य यानी कि स्पेकुलेटिव मोटिव। यानी कि ये जो 3 उद्देश्य हैं ये मिलकर तय करते हैं कि व्यक्ति अपनी मुद्रा को किस प्रकार से रखना पसंद करता है। लेकिन ये 2 जो उद्देश्य होते हैं वो ब्याज की दर को प्रभावित नहीं करते हैं, ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन तीसरा जो उद्देश्य होता है, सट्टा उद्देश्य, यह इस उद्देश्य से रखी गई पूंजी या मुद्रा सदैव निवेश के लिए तत्पर रहती है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलता है वहीं पे वह पूंजी लगाई जाती है, ऐसा कीन्स कहते हैं। और दूसरी तरफ मुद्रा की पूर्ति के बारे में वो कहते हैं कि एक तो चलन मुद्रा जो कि मौद्रिक अधिकारियों द्वारा या केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में या हम तक पहुंचती है, और दूसरी है साख मुद्रा जो लोगों के बचत के रूप में समाज के पास होती है, हम लोगों के पास में बचत के रूप में होती है और ये अल्पकाल में स्थिर रहती है, ऐसा मानना होता है उनका। और इस पर जो मुद्रा की पूर्ति केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है, ये ब्याज से प्रभावित नहीं होती है, जबकि ब्याज को प्रभावित करने वाली साख की मुद्रा होती है। दूसरा है विनियोग को प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो है पूंजी की सीमांत कुशलता, जो कि अपने आप में 2 बातों पर निर्भर करता है। कि पूंजी की सीमांत कुशलता ये तय करती है कि पूंजी की पूर्ति की कीमत कितनी है और प्रत्याशित आय कितनी है। यानी कि जो निवेश किया जाता है उसके लिए जो पूंजी लगाई जाती है, उसके लिए जो निवेश किया जाता है, धन निवेश किया जाता है, उस धन के बदले कितनी लागत लगी है, क्या वो उधार लिया गया है तो उसके बदले कितना ब्याज दिया जा रहा है, या फिर वो अपने स्वयं के पास है और लगा रहे हैं तो अन्य जगह लगाते तो उसका न्यूनतम या अधिकतम कितनी आय प्राप्त हो सकती थी, वही उसकी लागत मानी जाती है। और ये जो धन लगाया जाता है, निवेश किया जाता है, उससे भावी आय कितनी है, कितना कमाएगी ये पूंजी, ये प्रत्याशित आय कहलाती है। ये दोनों तत्व जो कि ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत कुशलता,
विनियोग को प्रभावित करती है। विनियोग का सिद्धांत पूरा इन दोनों बातों पर ही निर्भर करता है। और अब हम चलते हैं कि विनियोग के प्रकार क्या है। वैसे तो स्वायत्त विनियोग और प्रेरित विनियोग को ही महत्व दिया गया है, और ये दो जो विनियोग के जो दो प्रकार है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है। लेकिन मोटे यदि हम विस्तृत तौर से देखें तो 5 प्रकार बताए जा सकते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इनके 5 प्रकार बताए हैं, और वो जो प्रकार है वो इस प्रकार है। पहला है व्यक्तिगत विनियोग या व्यक्तिगत निवेश, यानी कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट। इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो वित्तीय विनियोग और एक है वास्तविक विनियोग। वित्तीय विनियोग का मतलब अभी मैंने जो पहले थोड़ी देर पहले कहा था कि सामान्यतः हम निवेश का अर्थ ये समझते हैं कि हमने जो अपनी बचत है उसको किस रूप में रखा है, क्या अस्थायी परिसंपत्तियों को खरीदने में लगाया है, या फिर शेयर बॉन्ड डिबेंचर में लगाया है, या फिर किसी को उधार ब्याज के बदले उधार दिया है, या फिर हमने FD या RD या जो भी बचत के रूप में बचत योजनाएं होते हैं उसमें निवेश किया है, या फिर स्थायी परिसंपत्तियों को खरीदने में उसको निवेश किया, या फैक्ट्री, मकान या कुछ ऐसी चीज़ बनाने में उसको उपयोग में लिया है। यदि हम वित्तीय विनियोग के बारे में बात करें, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये किसी कंपनी के शेयर पत्र खरीद लेना, सरकारी बॉन्ड खरीदना, या इस तरह के जो लिक्विडिटी टाइप जो निवेश किया जाता है उसे वित्तीय विनियोग कह सकते हैं। और वास्तविक विनियोग यानी रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे होता है कि वास्तव में वो जो पैसा है या निवेश जो किया जाता है किसी फर्म के स्थापित करने में, या फैक्ट्री स्थापित करने में, या कंपनी लगाने में, या इस तरह का कोई भी स्थायी जो परिसंपत्ति है उसके लिए लगाया जाता है, इसे हम वास्तविक विनियोग कहते हैं। ये व्यक्तिगत विनियोग के अंश हो सकते हैं। और यद्यपि सार्वजनिक विनियोग के बारे में भी बात करेंगे, और उसमें भी इस तरह से होता है। दूसरा जो प्रकार है विनियोग का, पहला प्रकार व्यक्तिगत विनियोग, दूसरा प्रकार है कुल तथा शुद्ध विनियोग। कुल और शुद्ध विनियोग के बारे में ये लिखा गया है कि कुल विनियोग से अभिप्राय किसी निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में हुए वास्तविक विनियोग की मात्रा से है। कुल विनियोग की मात्रा का उपयोग अर्थव्यवस्था में नवीन पूंजी निर्माण या उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए ही नहीं होता है, बल्कि इसका एक भाग रख रखाव, मूल्यह्रास आदि के अनुसार उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए होता है। एक प्रकार से कुल विनियोग का यह भाग प्रतिस्थापित निवेश के रूप में होता है। अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में हुई शुद्ध वृद्धि शुद्ध विनियोग कहलाती है। कुल विनियोग की मात्रा में से प्रतिस्थापन निवेश व्यय को निकाल दिया जाए तो हमें शुद्ध विनियोग प्राप्त होता है। कुल विनियोग और शुद्ध विनियोग व्यवहार में कभी समान नहीं हो सकते, क्योंकि हर समय विनियोग का एक भाग प्रतिस्थापन विनियोग का व्यय किया जाता है। और ये कॉमर्स के विद्यार्थी भली भांति जानते हैं, क्योंकि जब वो अपनी बिजनेस के लिए कॉस्ट निकालते हैं उसमें शुद्ध विनियोग और कुल विनियोग के बारे में अध्ययन करते हैं। और जब उत्पादन किया जाता है और निवेश किया जाता है और उत्पादन किया जाता है, उसके बाद में जो कॉस्ट निकाली जाती है तो उसमें जो स्थायी परिसंपत्ति होती है उसकी घिसावट को भी उसमें से निकाल दिया जाता है। इसी तरह से कुल विनियोग और शुद्ध विनियोग को परिभाषित किया जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो है नियोजित तथा अनियोजित विनियोग। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि नियोजित विनियोग वह विनियोग है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजनागत ढंग से किया जाता है, और जो बिना नियोजन के या बिना योजना के जो विनियोग कर दिया जाता है, निवेश किया जाता है, उसे अनियोजित विनियोग कहते हैं। चौथा जो प्रकार है विनियोग का वो है सार्वजनिक विनियोग, जो सरकार के द्वारा, सत्ता के द्वारा या शासन के द्वारा जो विनियोग या निवेश किया जाता है, व्यय किया जाता नई परिसंपत्तियों के ऊपर या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर जो खर्च किया जाता है, वो सब सार्वजनिक विनियोग के या निवेश के अंतर्गत आते हैं। सड़क, रेल, अस्पताल, विद्यालय जितने भी है वो सब इसका अंग होते हैं। उसके बाद जो पांचवा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्वायत्त तथा प्रेरित विनियोग। स्वायत्त और प्रेरित निवेश, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इनके बारे में हम अगले जो इसका दूसरा भाग है उसके अंतर्गत इनके बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।